आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है जेई मेन, एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है काइनेमेटिक्स के बाद वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं डायनेमिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअल में देखिए, इसके पहले वाला चैप्टर था काइनामेटिक्स प्लस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायनेमिक्स, और दोनों अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है मैकेनिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्या है? वी स्टडी मोशन ऑफ पार्टिकल विथ काउच। हम लोग अगर पार्टिकल के मोशन को अगर काउच के साथ अगर स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं काइनामेटिक्स विथ काउच, काउच के साथ। और ये आपका था डायनेमिक्स, बी स्टडी मोशन ऑफ पार्टिकल विथ काउच कॉल्ड डायनेमिक्स। और अगर विदाउट काउच अगर किसी बॉडी के अगर किसी पार्टिकल के मोशन को अगर डिस्कस करते हैं तो उसको कहते हैं काइनामेटिक्स, जो कि प्रीवियस चैप्टर था, प्रीवियस लेक्चर में वो पढ़ चुके हैं। अब जो है डायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट डायनेमिक्स, जिसमें पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करेंगे विथ काउच। लेकिन ये मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स अभी पढ़ने जा रहे हैं, उस मैकेनिक्स का नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या नाम है इसका? क्लासिकल मैकेनिक्स, या इसका दूसरा नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स को भी जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरे को कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसको आइंस्टाइन मैकेनिक्स भी कहा जाता है, और तीसरा कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का खासियत क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स में वैसे पार्टिकल, वैसे बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं जिसका स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत छोटा होता है। वी स्टडी मोशन ऑफ पार्टिकल वी स्टडी या इन क्लासिकल मैकेनिक्स, in classical mechanics, a speed of object oblique particle much smaller than a speed of light। स्पीड ऑफ लाइट से क्या होता है? बहुत बहुत छोटा होता है। उसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। इसमें क्या है कि पार्टिकल का जो मास होता है वह स्पीड के साथ कांस्टेंट रहता है। हियर मास ऑफ अ स्पीड इज कांस्टेंट विथ अ स्पीड। स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहता है। Here mass
of object is constant with a speed. स्पीड के साथ इसके मास में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि क्वांटम रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म में मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल चेंज विथ स्पीड। यहां जो है फॉर्मूला क्या होता है मास का स्पीड के साथ, m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर वाई। मास और स्पीड का यह रिलेशन होता है। m नॉट को कहते हैं हम लोग रेस्ट मास, रेस्ट मास, दिस कॉल्ड है रेस्ट मास। यह जो है बॉडी का रेस्ट मास, जब रेस्ट में रहेगा तो वैसे केस में मास उसका m नॉट है। v इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जब उसका मास m है, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। ये फार्मूला हम लोग जो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, आइंस्टीन फार्मूला भी कहते हैं इसको। अब जो है अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ लाइट से अगर बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट स्पीड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। इफ ऑब्जेक्ट स्पीड जिसको हम v कह रहे हैं मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, v by c much smaller than 1. This implies v square by c square much smaller than 1. तो ऐसे केस में और जब v स्क्वायर सी स्क्वायर एक से छोटा हो जाएगा, तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो देन m इक्वल टू m। इसका मतलब है अब ये आ गया कौन सा मैकेनिक्स में, रिलेटिविटी मैकेनिक्स से कन्वर्ट होकर के हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में आ गए। क्लासिकल मैकेनिक्स में मूविंग मास और रेस्ट मास दोनों क्या होता है कांस्टेंट। मान बॉडी रेस्ट में रहे तभी मास m नॉट, बॉडी में अगर गति है तब भी मास m नॉट ही रहेगा। इसको कहते हैं हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसलिए कहते हैं यह मैकेनिक्स जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है, इसलिए इसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लियर? अब जो है हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NL ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैं फर्स्ट पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, it is a state that any body continue at remains at rest and uniform motion unless resultant external force act या apply on, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करेंगे तब तक बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन
वो यूनिफॉर्म मोशन करे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन स्ट्रेट लाइन, या बॉडी रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहर से हम फोर्स अप्लाई न करें, उसके अवस्था में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लो यहां कोई एक बॉडी रख दिया दिस सरफेस पर, अब यह बॉडी क्या है? रेस्ट में। अब इसके अवस्था में अगर चेंज लाना है तो आपको इस पर क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा। फोर्स अप्लाई करेंगे, इसके अवस्था में चेंज आएगा। तो किसी बॉडी को अवस्था में, स्टेट में अगर चेंज लाना है तो उस पर आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। उससे उसकी अवस्था में क्या आएगा? चेंज आएगा। अगर कोई बॉडी मान लिया जाए स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, और इस पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये चलते रहेगा। अब इसके कांस्टेंट वेलोसिटी की अवस्था में अगर चेंज लाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स मोशन के रंग लगाएंगे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। फोर्स मोशन के अपोजिट लगाएंगे, इधर में लगाए तो मोशन के विपरीत लगा देंगे तो स्पीड अवस्था में चेंज आएगा, स्पीड घट जाएगा। और मोशन के अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे इसका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। इसका मतलब है कि अवस्था में अगर चेंज अगर आपको करना है, लाना है, तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। जैसे आपका टेबल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा। हाँ, इसके अवस्था में चेंज करना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। फोर्स अप्लाई करेंगे, इसके अवस्था में चेंज आ जाएगा। जैसे हम अभी खड़ा है, एट रेस्ट है, मेरे अवस्था में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर इस अवस्था में चेंज लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सरफेस को पुश करेंगे पीछे, तो सरफेस हमको कहां धक्का देगा? आगे की ओर धक्का देगा, तो मेरी अवस्था में चेंज आएगा। कहने का मीनिंग है कि अवस्था में चेंज लाना है, स्टेट में चेंज लाना है, तो उस बॉडी पर जो है रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स से उस बॉडी का स्टेट में, अवस्था में चेंज लाएगा। अदरवाइज बॉडी कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा। अब जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी का इनर्शिया जो है वह तीन तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया में परफॉर्म करना है, इनर्शिया में चेंज लाना है, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करना होगा। अब जो है इनर्शिया क्या समझ लीजिए। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which, the property of body by virtue, जिस गुण के वजह से, by virtue of which oppose the change of state is called inertia। क्या लिखे हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस गुण की वजह से अपोज द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया।
जो चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करे, जिस गुण के वजह से बॉडी के चेंज ऑफ स्टेट को जो अपोज करता है उसी को कहते हैं इनर्शिया। तो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज होने से कौन रोकता है? उस बॉडी का मास। जैसे पेन है, ये छोटा मास है, इसके स्टेट को आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूज मास का बॉडी है, उसके स्टेट को चेंज हम इजीली नहीं कर सकते, आराम से नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ा फोर्स चाहिए। इसका मतलब है कि इनर्शिया जो है डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to mass of ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया। इनर्शिया को अपोज करने वाले कौन है? तो मास। एक छोटा बॉडी है, दूसरा बड़ा बॉडी है, स्टेट चेंज करना किसको इजी होगा? छोटा मास वाले को। बड़ा मास वाले को स्टेट चेंज करना डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब है इनर्शिया ही जो है ट्रांसलेशनल मोशन को, इनर्शिया ही जो है इसके स्टेट चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। लाइटर मास हेयर, लाइटर मास is less inertia and heavier mass of body is more inertia. Lighter mass of body is less inertia and heavier mass of body is more inertia. जो हल्का मास है उसका इनर्शिया बहुत कम होगा और जो हैवियर मास है उसका इनर्शिया जो होगा वह ज्यादा होगा। याद है, हैवियर मास का इनर्शिया चेंज करना डिफिकल्ट होगा और लाइटर मास का इनर्शिया चेंज करना आसान होगा। जैसे आपके पास हाथ में दो पत्थर है, एक बड़ा स्टोन है, बड़ा मास वाला, एक छोटा मास वाला। छोटा मास वाला को इजीली थ्रो करते हैं, उसका स्टेट को इजीली चेंज कर देते हैं, लेकिन बड़ा जो मास है उसका स्टेट चेंज करना आपको डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वह ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? उसका मास। आपका इच्छा कर रहा है कि इसको भी गति दे दें, लेकिन आप गति नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसका मास बड़ा है। मास उसके जो है ट्रांसलेशनल मोशन क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इनर्शिया को जो है वो डिपेंड करता है मास पर। अब जो है टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी जो है वह तीन तरह का इनर्शिया में रहता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी कंटिन्यू रेस्ट में रहना चाहता है जब तक उसके स्टेट चेंज करने के लिए बाहरी फोर्स अप्लाई न करें, वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। इसको रेस्ट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे मान लो कि अब तुम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन रेस्ट में है, आप सीट पर बैठे हैं तो आप भी क्या हैं, रेस्ट में हैं। दैट कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ट्रेन स्टार्ट ले लिया, जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट कर देगा तो ट्रेन का इनर्शिया तो चेंज हो गया इंजन के द्वारा, लेकिन आपका इनर्शिया ट्रेन के साथ तो चेंज होना चाहिए, तो वो ट्रेन के साथ चलेंगे। तो ऐसे केस में क्या करता है, सीट पर बैठा हुआ पर्सन जो है पीछे की तरफ जो है सीट को प्रेस करता है, तो सीट उसको आगे की तरफ पुश करता है, जिसके वजह से पर्सन का, जो सीट पर बैठा हुआ पर्सन है, उसका इनर्शिया क्या कर जाता है, ट्रेन के मोशन के डायरेक्शन में चेंज कर जाता है। इसका मतलब है कि सीट फोर्स की वजह से आदमी का इनर्शिया वहां चेंज कर दिया। अगर सीट नहीं रहता तो पर्सन कहां फेंका जाते, ट्रेन आगे चलता तो पर्सन कहां थ्रो कर जाता, फेंका जाता, पीछे की तरफ फेंका जाता। क्यों? क्योंकि उसको इनर्शिया को चेंज होने के लिए उसको फोर्स नहीं मिलेगा आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ फेंका जाएगा, गिर जाएगा। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है, जैसे मान लो एक ग्लास ले लो, उसके ऊपर प्लेइंग कार्ड रख दें, प्लेइंग कार्ड के ऊपर एक कॉइन रख दें, जैसे प्लेइंग कार्ड को हिट करेंगे तो प्लेइंग कार्ड आगे की तरफ मूव कर जाएगा और कॉइन जो है ग्लास में गिर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेइंग कार्ड और कॉइन दोनों इनर्शिया ऑफ क्या था, रेस्ट में था इनिशियली। अब हमने फोर्स जो है प्लेइंग कार्ड पर लगाया तो प्लेइंग कार्ड के इनर्शिया में चेंज हो गया, लेकिन हमने कॉइन पर कोई फोर्स नहीं लगाया, इसकी वजह से उसके इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आया, वह इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ही फॉलो कर रहा। तो कहां फॉल कर जाएगा, ग्लास में फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे पुश करिएगा तो दोनों साथ साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉइन और प्लेइंग कार्ड के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग जाते हैं जो दोनों को साथ साथ कैरी कराते हैं। दोनों को साथ साथ कैरी कराते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बोथ बॉडी ट्रेवल विद कॉमन वेलोसिटी। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा आप ले सकते हैं, एक टेबल पर टेबल क्लॉथ रख लीजिए, उसके ऊपर कुछ कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड का डिस्क को रख दीजिए, और टेबल क्लॉथ और कैरम बोर्ड का डिस्क जो है इनिशियली इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। आप क्या करें, टेबल क्लॉथ के एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए और खींच दीजिए, तो वैसे केस में आप पाइएगा कि टेबल क्लॉथ स्लिप करके वह नीचे आ जाएगा और कैरम का जो डिस्क है वह टेबल पर ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स टेबल क्लॉथ पर लगाया है, इसलिए उसकी इनर्शिया में चेंज आ गया, लेकिन कैरम बोर्ड के जो डिस्क है उस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, उसकी इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आया। ये सब जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या है, एग्जांपल है। अब जो है दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी अगर कंटिन्यू मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और उसके अवस्था में अगर चेंज लाना है तो हमको बाहरी बल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, तो उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे ट्रेन के साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसके साथ आप भी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लग जाता है तो ट्रेन की इनर्शिया तो चेंज कर दिया इंजन के द्वारा, ब्रेक के द्वारा, लेकिन आपकी इनर्शिया में कौन चेंज करेगा? आपकी इनर्शिया जो है, आप तो ट्रेन की स्पीड से ही चल रहे हैं, तो पैर आपका ट्रेन के कांटेक्ट में है, तो आपका पैर जो है वह इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन रेस्ट में आएगा, लेकिन बॉडी जो है इनर्शिया ऑफ मोशन में है। तो कहां फेंका जाते हैं हम लोग? आगे की तरफ फेंका जाते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्योंकि मेरे इनर्शिया में चेंज तो आया नहीं, मेरा तो बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में है, जिसकी वजह से आगे की तरफ थ्रो कर जाते हैं, फेंका जाते हैं। यह है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल।
अब देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आप फील करते होंगे। अगर कोई टेम्पू, रिक्शा या बस से ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक जो है वह बेंड कर जाता है सर्कुलर पाथ में। जैसे सर्कुलर पाथ में बेंड करता है तो उसका इनर्शिया, टेम्पू, ट्रक, बस का इनर्शिया कौन चेंज करे? उसका इंजन चेंज करता है। लेकिन अगर आप उसमें बैठे हुए हैं तो आपका इनर्शिया चेंज होना चाहिए उसके ऊपर। तो उसके लिए आप एक फोर्स फील करते हैं। कहां की तरफ? बाहर की तरफ। जैसे आप बाहर की तरफ फोर्स लगेगा आपके बॉडी पर, तो बॉडी का जो वॉल है वह फोर्स कहां लगा देता है? अंदर की तरफ लगाता है। और यही फोर्स, वॉल के जो फोर्स लगते हैं वो मेरे बॉडी के इनर्शिया को चेंज करते हैं, मेरे बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करता है। इसका मतलब है कि बॉडी के डायरेक्शन, बॉडी की इनर्शिया चेंज होने के लिए मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मेरा डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो किसी कोई बॉडी वह तीन तरह की इनर्शिया में रहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब जो है